तो दोस्तों यहाँ पर शैशव काल का समय क्या होता है, इस चीज़ के बारे में सीटेट में भी यहाँ पर सवाल पूछा गया था और यहाँ पर देखोगे तो यूपी टेट में भी यहाँ से सवाल बना था। लेकिन सीटेट का जो जवाब था वही यहाँ पर यूपी टेट में भी देखने को मिला। लेकिन बच्चे क्या कह रहे हैं कि जन्म से लेकर के 6 साल तक होना चाहिए, लेकिन ये सरासर गलत है। रीज़न क्या है कि जो आपका यहाँ पर आंसर होगा वो होगा जन्म से लेकर के 2 साल। यूपी टेट ने पहले जन्म से लेकर के 6 साल तक माना था, फिर इसको जन्म से लेकर के 2 साल मानना पड़ा। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जन्म से लेकर के 2 वर्ष शैशव काल का समय होता है। कुछ और भी समय काल हैं जिसको हम लोग जब पढ़ेंगे शैशवावस्था तो उसमें बात करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे मध्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था तो बाल्यावस्था, सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ और जान लीजिए, बचपन का समय क्या होता है। तो बचपन का जो समय होता है 2 से लेकर के 6 वर्ष तक का होता है, उसको याद रखेंगे। ठीक है, 6 से लेकर के 12 वर्ष तक का जो अवस्था होता है वो बाल्यावस्था होता है। ठीक है, और 12 से लेकर के 18 वर्ष तक का जो समय होता है वो होता है आपका किशोरावस्था का। ठीक है, एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो आपकी यहाँ पर लड़के हैं, ठीक है, उनका जो उत्तर बाल्यावस्था होता है, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था लड़कों का होता है 13 से 14 साल और लड़कियों का होता है 11 से 12 साल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। लड़कियां जो हैं लड़कों से बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर ये प्रश्न है कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो आई होप आप लोगों को कोहलर के बारे में तो जानते ही होंगे, तो वो किससे संबंधित है। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया। अब आप लोग बोलोगे सूझ के सिद्धांत से सर, अब सूझ का सिद्धांत है ही नहीं यहाँ पर, अब क्या करोगे। तो सूझ का सिद्धांत जो है वो संबंधित किससे है, सिखाने को लेकर के, अधिगम को लेकर के। तो सूझ का सिद्धांत अधिगम को लेकर के है, तो अधिगम यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, जब आप परीक्षाओं में बैठोगे ना तो आप देखोगे कि आपको जितनी भी चीज़ें हैं, प्रयास एवं त्रुटि या फिर अनुकूलित उद्दीपक अनुक्रिया, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर ठीक है। लेकिन जब तक आपका सूझ का सिद्धांत काम नहीं करेगा तब तक आप परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दिखते ही आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन सही हो सकता है, उसको सूझ का सिद्धांत बोलते हैं। जैसे देखिए, मारने को तो आप शब्दों से भी किसी को मार सकते हो, कुछ उल्टा सीधा बोल करके, लेकिन जब आपके सामने सांप हो तो आप उसको कैसे मारोगे, तो आपको डंडे से मारना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपका माइंड काम करना चाहिए। अब पता चले कि आप शब्दों से गाली देना स्टार्ट कर रहे हो सांप को, तो सांप तो मरेगा नहीं, वो उल्टा आपको मारेगा। तो सिंपल सी बात है, कब क्या होना चाहिए वो आपका दिमाग डिसाइड करता है, उसको ही सूझ का सिद्धांत कहा जाता है और एक कोहलर ने सबसे अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। चलिए, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, उस चीज़ के बारे में भी जान लीजिए। तो वो है आपका स्किनर। थॉर्नडाइक ने क्या दिया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, इस चीज़ को याद रखेंगे। बहुत सारे इनके सिद्धांत के नाम हैं और यहाँ पर थॉर्नडाइक का मानना है कि शरीर और मन दोनों कहीं ना कहीं ज्वाइंट होता है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, जैसे आपने गोलगप्पा देखा, ठीक है, गोलगप्पे देखे, आपका मन किया कि मुझे खाना चाहिए, फिर अब शरीर क्या है, आपको उस गोलगप्पे के ठेले के पास ले जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में कौन बात करते हैं, थॉर्नडाइक बात करते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया इसी को बोला जाता है। उद्दीपक जो कि आपको ललचाए, अपने पास बुलाए, और अनुक्रिया जिसके लिए आप क्रिया करते हो। जैसे कि आपका उद्दीपक क्या है, फिलहाल के लिए तो आपका उद्दीपक क्या है कि आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूपी टेट का सर्टिफिकेट आप चाहते हो, जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। तो ये क्या है, उद्दीपक है, अपने पास बुला रहा है सर्टिफिकेट कि आप मुझे अचीव करो, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, उसके लिए क्रिया कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, बार बार प्रयास करोगे, त्रुटि करोगे, वो भी इन्हीं सभी चीज़ों में होने वाला है। उससे एक लेवल ऊपर की अगर हम बात करें तो फिर पॉलोव आ जाते हैं। 1904 में इन्होंने प्रयोग किया था, जिसका नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित, ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। क्लासिकल लर्निंग थ्योरी भी इसको कहते हैं, कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और इन्होंने ऑलमोस्ट 40 कुत्तों पर प्रयोग किया। प्रयोग क्या था, देखिए, इन्होंने क्या कहा कि अगर आपको गोलगप्पे खाने का मन है तो आपका शरीर वहाँ तक ले जाएगा। फिर इन्होंने क्या कहा कि अगर आपका गोलगप्पे खाने का मन है, ठीक है, और गोलगप्पा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर गोलगप्पे के जैसा ही कुछ, अगर आपको खाने का, खट्टा खाने का मन है तो आप खट्टा खा सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपको गोलगप्पा खाना है, गोलगप्पा नहीं है, तो गोलगप्पे के जैसा ही कुछ और खा सकते हो। मतलब कि ये चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर पाउलो ने इस चीज़ के बारे में बात करी कि जो चीज़ें हैं उस चीज़ को दूसरे चीज़ों से भी यहाँ पर जोड़ा जा सकता है,
ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। स्किनर ने यहाँ पर क्रिया प्रसूत के बारे में बात करी थी। ऑलमोस्ट उन्होंने 40 कुत्तों पर प्रयोग करा था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। स्किनर क्रिया प्रसूत ये किस पर इन्होंने प्रयोग किया था? चूहों पर किया था, कबूतर पर करा था। कोहलर ने चिंपैंजी पर करा था, और चिंपैंजी जो है वो जिसका नाम था सुल्तान। अब कुछ नाम और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के थे। पावलो कहाँ के थे? रूस के थे, ठीक है। स्किनर की अगर हम बात करें तो ये फिर आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये भी अमेरिकी थे, ठीक है। और कोहलर थे, जर्मन थे, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब ये मूल रूप से जर्मनी के थे। अब ये कहाँ गए, कहाँ पढ़ाई करते हैं, इस चीज़ से मतलब नहीं है, पैदा कहाँ हुए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे थॉर्नडाइक और स्किनर जो थे, ठीक है। ये आपका बिल्ली और चूहे का आपको क्या याद रखना, जैसे थॉर्नडाइक का बिल्ली है और स्किनर का चूहा है, ठीक है। बिल्ली और चूहे का खेल जो चलता है कहाँ चलता है? अमेरिका में चलता है, ठीक है। पावलोव कुत्ता, ठीक है। रूस याद रखेंगे। जर्मनी कोहलर कोलाहल समझते हो? कोलाहल मतलब कि क्या? कोलाहल मतलब शोर, तो जर्मनी में शोर है, ठीक है। कोलाहल है क्यों? क्योंकि वहाँ पर हिटलर है, ठीक है। तो कोहलर से याद रखेंगे जर्मनी। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक और प्रश्न यहाँ पर विलोम से, विलोम देख करके जाना है आप लोगों को, ठीक है। विलोम आपको देख करके जाना है, विलोम से प्रश्न बनते हैं, और ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा, आपसे अच्छा खासा लेवल का विलोम पूछ लिया जाएगा। तो समास का क्या होता है? बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑप्शन में विग्रह भी दिखता है, तो विग्रह नहीं करना है। समास का होता है ब्यास, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिस स्पेल्ड, मतलब कि स्पेलिंग में कहाँ पर गलती है, इस चीज़ को बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो गवर्नेंस आपको सबसे पहले दिख गया, गवर्नेंस, इसको कैसे लिखते हैं? गवर्नेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ए रहता है, NAN रहता है, तो ये गलत हो गया, और हमसे यहाँ पर मिस स्पेल्ड पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे देखिए 20 वीडियोस जो है ना, ये आपको 120 दिलाएंगी, लेकिन करना क्या है आपको, वीडियो के अंदर जितने भी टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिक को एक बार अपने से पढ़िएगा। मैक्सिमम टॉपिक यार 150-200 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो इतना ही इनफ है, मोर देन इनफ है। बट इतना आना चाहिए पहले आपको, उसके बाद धीरे धीरे जो चीज़ें पढ़ते जाओगे वो एडिशनली है, ऐसा तो है नहीं पढ़ाई बंद करोगे। तो 20 वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपके पास बहुत अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए, और आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो अब मिस स्पेल्ड मतलब बुक खोलिए, देखिए कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो एक बारी नज़र मारिए। याद करने नहीं बैठना है कि गवर्नेंस की स्पेलिंग क्या होती है, एम्बिगुअस की स्पेलिंग क्या होती है, डिसाइडिवस की स्पेलिंग क्या होती है, एंट्रेंस की स्पेलिंग क्या होती है, ये सब याद नहीं करना है। याद करने वाले बेवकूफ़ बच्चे हैं, इसको बस नज़रों से निकाला जाता है, वो ट्रिक कर जाएगा। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो सूझ का सिद्धांत काम करता है, और वहाँ पर आपको क्या होता है, सही आंसर देखने को मिल जाता है। चलिए, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये सबको पता है, गुजरात में है। बहुत आसान सा, ज से जंगली, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ज से जंगली और गुजरात को कैसे मिलाया जा सकता है। बट याद रखिएगा जंगली गधों के लिए गुजरात, क्योंकि गुजरात के बगल में ही पाकिस्तान है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप जो भी मर्जी है आप यहाँ पर मिला सकते हैं। तो जंगली गधों के लिए फेमस क्या है? गुजरात। और गुजरात एशियाई बब्बर शेरों के लिए भी फेमस है, याद रखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है, जो एशियाई बब्बर शेरों के लिए, ठीक है, बब्बर शेरों के लिए फेमस है, ठीक है। और बाकी अभ्यारण्य वाले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें करेंगे। एक टर्म इसको बस याद रखने की ज़रूरत है, बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है, इस टर्म को बस याद रखिएगा कि समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, सांद्रता मतलब समझते हैं, जैसे कि चीनी में 1 चुटकी नमक है, पानी में 1 चुटकी नमक है, तो सांद्रता कम है। लेकिन अगर उसी में हम 10 चुटकी नमक डाल दें तो उसकी सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मीन्स मिश्रण की बात की जा रही है, ठीक है। तो सांद्रता मतलब कि आपको पता है कि आपका शरीर जो है सेल्स से बना है, ठीक है। आपका शरीर जो है वो सेल्स से बना है, ठीक है। और सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो टिश्यू के अंदर जो विषैले पदार्थों की बढ़ती मात्रा है उसको बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बस एक छोटा सा टर्म है, इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है, आपको बायोलॉजी नहीं पढ़नी है कि इसका क्या होता है, और इसकी PhD कर लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको बस पढ़ करके आंसर देख करके निकलना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब जैसे ये मान के चलिए पर्यायवाची है अकाल, अब अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष है, अब इसको मान करके आगे बढ़ जाइए। अब ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगा आप लोगों के लिए। अब आपको ये चीज़ तो समझ नहीं, अकाल मतलब क्या होता है, जैसे सूखा पड़ गया तो अकाल आ गया,
ठीक है ना, भुखमरी आ गई, कुपोषण हो गया, अभाव है किसी चीज़ का। और दूर मतलब क्या होता है, बुरा। जैसे दुर्गम मतलब कि जो रास्ते बहुत कम हों, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा दुर्भिक्ष मतलब कि यहाँ पर भिक्षा भी नहीं मिल रही है, तो मतलब क्या है, अकाल ही तो पड़ा हुआ है ना। तो कुछ चीज़ों को आप अपने दिमाग से मिला करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन याद मत करना कि अकाल दुर्भिक्ष, अकाल दुर्भिक्ष, अकाल दुर्भिक्ष, इस तरीके से याद नहीं किया जाता है किसी भी चीज़ को, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे आपका यहाँ पर आप देखो तो विलोम शब्द हो, इस तरीके से, ठीक है। अंधियारा मतलब कि अंधेरा होता है, ठीक है, अकाल से कहीं लेना देना नहीं है, ठीक है। आपके घर में अकाल पड़ा है पैसे का, तो आप बोलोगे क्या पैसों का अंधियारा पड़ा है, नहीं, ठीक है। अक्षत, ठीक है, इसका कोई मतलब है नहीं अक्षत, ठीक है। अपरिहार्य मतलब कि अचानक, ठीक है, मतलब कि अचानक नहीं, मतलब कि अनिवार्य कह सकते हैं इसको, जो अनिवार्य है, ठीक है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। जैसे कि आप फॉर्म में देखोगे तो किसी भी चीज़ के आगे स्टार लगा होता है, मतलब कि वो आपको फिल करना है, जैसे अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना ही डालना है, वो अपरिहार्य है, अनिवार्य है, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो अपरिहार्य मतलब कि अनिवार्य। अब अकाल से तो अनिवार्य का कोई लेना देना है नहीं, तो यहाँ पर अब बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं अक्षत में, दुर्भिक्ष में। तो दुर मतलब कि मान के चलिए न के बराबर, भिक्षा मतलब नहीं मिलता हो, तो न के बराबर जब एक भिक्षा मिले तो अकाल पड़ जाएगा खाने पीने को लेकर के, तो अकाल का मतलब ये होने वाला है। पर्यायवाची मतलब सिमिलर शब्द जो होते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और, मौलिकता मतलब कि ओरिजिनलिटी की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना, आप मौलिक, ठीक है, मौलिक इंसान है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तो ओरिजिनलिटी, ठीक है, ओरिजिनलिटी। नमनीयता मतलब क्या होता है, नमनीयता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। और प्रवाह मतलब फ्लो, आपको पता ही है, ठीक है। तो जिसके अंदर 3 गुण आ गया वो कौन सा व्यक्ति होगा यार, क्रिएटिव ही तो होगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी मैक्सिमम चीज़ें देखने को मिल जाती है वो बच्चा जो होगा क्रिएटिव होगा, ठीक है। वो ओरिजिनलिटी मतलब कि किसी भी चीज़ को लेकर के मौलिक है, फ्लेक्सिबल है, और रुका हुआ नहीं है, क्योंकि बोला जाता है ना ठहरा हुआ पानी खराब हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति सीख करके बैठ गया है घर पर, जैसे कि मान के चलो आप कल को टीचर बन करके बैठ जाओ, कहोगे बस हम तो अब भाई सीख चुके हैं और बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं जीवन का आनंद लूँगा, अब मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूँगा, तो आप बिल्कुल भोदा टीचर बनोगे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आप रेगुलर बेसिस पर अपने आप को चलाते रहना है, नई चीज़ें आ रही हैं उसको सीखना है, अपने आप को रिफ्रेश करते रहना है, ठीक है। तब जा कर के एक अच्छे क्रिएटिव टीचर आप बन सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि क्रिएटिव टीचर ही बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकता है, ठीक है। सिर्फ नॉलेज आपको उस चीज़ को अचीव करने में मदद नहीं करेगी बच्चों को, आपको क्रिएटिव होना ज़रूरी है। चलिए एक मैथ के भी सवाल, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, और इसके पीछे का रीज़न आपको भी पता है कि किस तरीके के सवाल बनते हैं, उन क्वेश्चंस को देखिए। उसके बाद उन टॉपिक पर हम लोग बारी बारी से चीज़ों को हम लोग करेंगे। जैसे कि भागफल, अब भागफल से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन पहले देख तो लो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 1675 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है, जैसे 1675 है, ठीक है, 1675 है, 16,075 है, सॉरी 16,075 है, एक बार दोबारा से लिखता हूँ, 16,075 है, इसको किसी संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है, एक्स से भाग दिया जाता है, तो भागफल, तो यहाँ पर लिखता है भागफल 167 है, तथा शेषफल कितना है, 43 है, ठीक है। तो पूछा जा रहा भाजक क्या है, तो इसको बोला जाता है भाजक, इसको बोला जाता है भाज्य, ठीक है। अब भाज्य क्यों बोला जाता है, मैंने ट्रिक बताई थी, भूल जाता है बच्चा, भाजक मतलब भाग देने वाला, ठीक है। भाजक जो है जो भाग देता है, ये होगा, फल वाले जो होते हैं वो आपके दाहिने होंगे और नीचे होंगे, तो ये भाग फल है, और शेष जो बच गया शेष फल है। तो फल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो जो बचेगा उसको शेषफल बोला जाता है, हर बच्चे को पता है। और ये आपका भागफल हो गया, और ये आपका भाजक हो गया, तो बाकी बच्चा भाज्य है, ठीक है। तो अब करना क्या होता है, जब इन दोनों को गुणा करेंगे ना, इन दोनों को जब गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, तो कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया 16,075, एक्स को गुणा करेंगे 167 के साथ, और यहाँ पर हम 43 जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो 43 को क्या करेंगे, इधर लेके चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, इधर माइनस करते हैं पहले, 16,075 में से 43 के कितना, 32 हो जाएगा आई थिंक, ठीक है, हाँ 32 हो जा रहा है, ठीक है।
5 में से 3 गया 2 और 7 में से 4 गया 2, 32 हो गया। और x इंटू 167। अब यहाँ पर क्या करना है, x यहाँ पर रखना है और 67 को ला करके यहाँ पर 67 को भाग दे देना है। तो अब 167 से आप 16 को भाग देंगे तो क्या आएगा, ठीक है। 167 पे 167 से 16 से भाग देंगे, देखते हैं क्या आता है। दोबारा एक बार भाग दे ही देते हैं। 16,075 को 16,032 को हम 167 से भाग देते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपका 9 बार में जाएगा, क्योंकि अगर 10 बार में अगर जाने की अगर हम बात करें कि 10 बार में जाएगा तो 1670 हो जाएगा, लेकिन 1603 है यहाँ पर, तो 9 बार में जाएगा। 9 7 63, ठीक है। 9 6 54 और 6 60 और 9 6 15, 1503 हो गया। तो यहाँ बचा कितना, 100, आई होप, ठीक है। 100 बचा, हाँ 100 बचा, फिर 2 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कितने से जा सकता है। 16 6 96, 16 7 112, तो 7 से जाएंगे तो 120 चला जाएगा, तो 16 6 से हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, हमने देखा 9 आ गया ना, तो यहाँ पर 9 वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें थोड़ी बहुत भी जानकारी मिल जाती है कि यहाँ से इसका राइट आंसर निकल सकता है, तो हमें ऑप्शन नंबर 6, अगर आपके पास भरपूर टाइम है तो आप इसको पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है। कल का जो वीडियो था उसमें किसी ने आंसर करा ही नहीं था कि उसका राइट आंसर क्या है, इसलिए मैं उसका राइट आंसर मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को, क्योंकि वो मैथ का क्वेश्चन है। तो मैं अगली वीडियो में उसको पहले पेपर में ही, पहले क्वेश्चन के साथ ही मैं उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ूँगा, ठीक है। आपसे एक सवाल है, आप अगर पूरा वीडियो देख चुके हैं तो एक सवाल का जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा कि 2 जो है वो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। मैं 2 की बात कर रहा हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।